हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट क्विज 2 ऑफ द डे। सो जैसे आपने देखा हमने क्विज 1 ऑलरेडी कर लिया है, दैट वाज डन ऑन 23rd जून एंड दिस इज क्विज 2 दैट इज डन ऑन 24 जून एंड अगेन हम इसमें 20 क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट विल बी डन इन 10 मिनट्स। वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, कल का जो हमारा टॉपिक था 23rd जून का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज इनटू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेबर वेलफेयर एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948, राइट। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हम क्विज कवर कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, सारा एचआरएम का या सारा मैनेजमेंट या सारा आपका कॉमर्स का इकट्ठा नहीं करेंगे। हम टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हम क्विज कवर कर रहे हैं, ठीक है। Let's start it. So our first question of the day is dash involves upgrading the skill, extending the knowledge and competencies of human resource. ऐसी क्या चीज़ है that help in upgrading the skill, extending the knowledge and competencies of human resource? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, HRM, HRD, ऑप्शन C is both A and B and D is none of the above. See, HRM is what? Human Resource Management. Option B is Human Resource Development. Now, you need to understand दोनों में बहुत फ़र्क है. Human Resource Development can be a part of Human Resource Management, but Human Resource Management cannot be a part of Human Resource Development. So, Human Resource Management is a broader concept, whereas Human Resource Development is a part of HRM. राइट, बिकॉज HRM जो है एक पूरा सब्जेक्ट आप ले लो, लेकिन HRD जो है उसके अंदर एक पार्ट आता है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स अपग्रेडिंग द स्किल, मतलब वो स्किल के अपग्रेड करने की बात कर रहा है, यानी एक तरह से एक डेवलपमेंट हो रहा है। सो डेफिनेटली इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। सी, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ईदर आप क्वेश्चन को पहले समझें, उसका मीनिंग जाने और फिर उसके बाद उसका करेक्ट आंसर आपको पता हो एंड देन आप उसे मार्क करें। दूसरा होता है एलिमिनेशन में व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं एंड देन यू नीड टू एलिमिनेट इट वन बाय वन, विच इज़ जनरली डन जब आप क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले क्वेश्चन को इट्स ओके थोड़ा आराम से बेशक टाइम लेके पढ़ लो, लेकिन आप आंसर सही मार्क करना। टाइम को लेके इतना कंसर्न अभी मत होना, बिकॉज अभी आपके पास वक्त है, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। जितना हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप। उससे क्या होगा, जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू मैनेज टाइम। लेकिन उस टाइम को मैनेज करने का फ़ायदा ही क्या होगा अगर आप क्वेश्चन का आंसर ही गलत मार्क कर दोगे, राइट। दैट रियली डू मेक सेंस। सो फर्स्ट प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस यू कैन डू। अभी स्टार्टिंग में टाइम के लिए मत सोचो, पहले सारा अपना सिलेबस आप पढ़ो 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद डू मॉक टेस्ट, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप करो। उससे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो आप टॉपिक मिस कर चुके होगे या जो टॉपिक रिवाइज करने वाला होगा वो उस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, राइट। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू डू, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवर द सिलेबस फर्स्ट। एटलीस्ट पूरे सिलेबस को एक बार ज़रूर पढ़ें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ नेम द फर्स्ट कंपनी टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट HRD सिस्टम। कौन सी ऐसी फर्स्ट कंपनी थी जिसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को डिज़ाइन किया था? सी, इसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इधर यू नीड टू लर्न इट। सो द कंपनी नेम इज़ L&T, Larsen and Toubro. So the answer is A. Now question 3rd is the main aim of dash is all over development. Again, जब भी बात आएगी development की, you need to focus only on HRD, human resource development. So the answer is option B straight away. Now comes our question 4th. Question 4 say which of the following is or are the features of HRD? Human resource development के क्या क्या features हैं? The first option is continuous process, option B plant and systematic approach, option C interdisciplinary approach and option D is all of the above. So human resource development का मतलब क्या होता है? See, अगर आपने या आप किसी कंपनी के HR को देखो या उनके काम को आप देखो तो वो क्या क्या काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ऑन बोर्डिंग, रिलीजिंग ऑफ लेटर, कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, राइट। ये एक दिन का काम तो नहीं है, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। उसके बाद आता है आपका अप्रेजल। सो ऑप्शन फर्स्ट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। येस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। आप जब किसी कैंडिडेट को हायर करते हो तो क्या आप ऐसे किसी को हायर कर लेते हो? नो, यू हैव अ प्रॉपर प्लान, क्या पोजिशन थी, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आप ऐसे ही रैंडम किसी से इंटरव्यू नहीं करवाते हो। दिस इज एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग यू, यानी ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, यानी
all of the options are correct here at the moment as a feature of HRD, human resource development. Next question says what are the objectives? HRD का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनमें से हमें बताना है. सो द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में डेवलपमेंट खुद आता है, यानी कि डेवलपमेंट इज मैंडेट, राइट. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. बी, टू डेवलप, अगेन डेवलप कंस्ट्रक्टिव माइंड एंड ऑल ओवर द पर्सनैलिटी overall, sorry. Option C is to develop and maintain high level motivation, correct. So the option D, all of the above is correct answer. C, HRD का full form है human resource development. जहाँ जहाँ development आए वो option बिल्कुल सही है, आंखें बंद करके you just need to tick it up. Okay. Question 6 says the HRD subsystem with development dimension has been evolved by. See, ये जो आपको क्वेश्चन का आंसर है ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा. इधर आप जब पढ़ोगे, जब आप HRD में थ्योरीज पढ़ते हो, राइट, तो उसमें भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो फॉर एग्जांपल अगर आप उदय पारेख जो ऑप्शन डी है इनकी बात करें तो इन्होंने कुछ थ्योरीज बनाई हैं विच इज़ देयर इन कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड इवन इन HRD ऑल्सो, राइट. सो ये जब चीज़ें पढ़ोगे ना तब उसके बाद आपको धीरे धीरे नेम्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे. बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि HRD का सबसिस्टम विद डेवलपमेंट डायमेंशन था, वो किन्होंने इवॉल्व किया था? दैट वाज डन बाय ऑप्शन सी, मिस्टर TV Rao. Okay. Now comes a question 7. So question 7 says instrument or subsystem of HRD is concerned with whom, right? Instrument और subsystem. So instrument का मतलब क्या होता है? Instrument का मतलब एक characteristic, एक part, और subsystem यानी कि उसके अंदर के जो further options हैं वो किससे concern है. तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि HR का क्या role होता है. See, I'm just trying to make you understand things from a HR perspective only. Human resource development का मतलब एक HR, आप इसको ऐसे लो कि एक HR का मेन काम क्या क्या होता है, एक HRD क्या करता है, राइट. सो option A is counseling and mentoring. Yes, they do that. Option B is potential appraisal. Yes, they do that. Option C is performance appraisal. Yes, they do that. So the answer is D. Now the question says instrument or subsystem of HRD. अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा question 6 में कि TV Rao was the one who involved that dimension thing, right? So अब उसमें उसी की थ्योरी है एक्चुअली. अगर आप वो थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे. बट अगर ऐसा कभी हो कि आपको नहीं समझ आ रहा, आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. अगर आप कोई टॉपिक समझना भी चाहते हो और अगर उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत थ्योरी हो रही है, तो थिंक योर सेल्फ एज HR. लाइक अगर आप HRM में आगे जाके रिसर्च करना चाहते हो तो यू नीड टू डिफाइन अ टॉपिक ऑल्सो, राइट. आपको एक टॉपिक लेना है, उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है. सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. अगर अभी आप सोचोगे तो दैट विल बी ईजी फॉर यू, राइट, बिकॉज अभी आप उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझ लोगे तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रह जाएगी. अगर रट्टाफिकेशन मारोगे तो नहीं होगा, राइट. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मतलब समझने का तरीका है द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज HRD जो है वो सारे रोल्स प्ले करता है. HRD इज़ अ वेरी वेरी ईजी कंसेप्ट गाइस. क्वेश्चन 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ HRD. अभी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में पढ़ा विच इज़ मतलब देयर, विच इज़ द सबसिस्टम और मैकेनिज्म. अब वाले क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं विच इज़ नॉट, राइट. अगेन कम टू एंड सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि एक HR का जॉब क्या क्या है. अब इसमें A, ट्रेनिंग, येस HR डू दैट. B, टीम वर्क, येस HR नीड टू लुक आफ्टर दैट. Option C, building morale and motivation, which is for sure there. Employee engagement is done by HR, right? So that need to be done. So answer is option D, none of the above. इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो HR का subsystem ना हो, right? Now comes a question 9th, which is on fishbone analysis. Okay, fishbone analysis क्या होता है guys? See, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं जनरली आते हैं, तो जब भी आप ऐसा कुछ एनालिसिस या टेक्निक्स पढ़ो, MBA टेक्निक्स पढ़ो, तो आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस टू जस्ट रीड इट लाइक एंड सी इट कि उस टाइम पे अगर उन्होंने एनालिसिस किया था तो उसका पर्सपेक्टिव क्या था. बिकॉज कल को जब आप भी जाके रिसर्च करोगे तो आप भी ऐसे किसी टॉपिक पे रिसर्च करोगे एंड देन आप कोई फाइंडिंग निकालोगे एंड देन आप उसका नेम रखोगे, राइट. सो दिस इज़ द वे यू नीड टू वर्क ऑन. सो ऐसी फिशबोन एनालिसिस किसी साइंटिस्ट ने की थी एंड उसके बाद उन्होंने ये सारी फाइंडिंग की जो अब हम पढ़ रहे हैं, राइट. नाउ फिशबोन एनालिसिस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कौन से मतलब मोड के लिए फिशबोन एनालिसिस जो है यूज़ होता है. फर्स्ट इज कलेक्टिव बार्निंग. व्हाट इज कलेक्टिव बार्निंग? ऑप्शन बी इज क्वालिटी सर्कल, ऑप्शन सी इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. सी, फिशबोन एनालिसिस अगर आप पढ़ोगे सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल ओनली. सो दैट इज द रीजन द आंसर इज option B. So this is a fishbone diagram that I really wanted to show you. Can you see this?
राइट। सो इसमें आप देखोगे फिश बोन में एक फ़िश की तरह इसका डायग्राम बना हुआ है, राइट। सो इसमें आप मशीन देख रहे हो, मेथड्स, मटेरियल, ग्रीन बॉक्सेस, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, मेजरमेंट्स, पर्सोनल, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड उसका इम्पैक्ट हमारे इंटरनल सराउंडिंग या ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ता है, कैसे हमारा जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो इम्प्रूव होती है या डिक्रीज़ होती है। दिस इज़ व्हाट फिश बोन एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे यू विल बी able to understand this more. What I'll do, I'll make a one more video for you guys जिसमें आपको quality circles के मैं methods और techniques बताऊंगी, उसमें fishbone analysis I'll cover for you in detail, right? Now next come question 10th which says which year Dr. T.V. Rao, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जिन्होंने HRD डायमेंशन के ऊपर काम किया था, he conducted a survey of HRD practices in India. See, अगर आप देखो एक ही क्वेश्चन है which is like जो डॉक्टर टी.वी. राव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, उसी से रिलेटेड अगर आपने देखा होगा इस हमारे 20 क्वेश्चंस में अभी तक 3-4 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं। सो यानी कि जो आप एनालिसिस या एक्सपेरिमेंट, जैसे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हमने पहले वाले क्विज़ में पढ़ा। सो ये क्विज़ेस का जो मेन एम्फसाइज होता है ये कि आप इन एक्सपेरिमेंट को पढ़ो, आप इनके बारे में थोड़ा जानो, ताकि कल को आप भी ऐसे ही काम करने वाले हो, राइट। सो एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से यू कैन सी कि आपको 3-4 क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स का है तो 6 to 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो वो 6 to 8 मार्क्स आप लूज़ कर देते हो, right? Now which year Dr. T.V. Rao conducted survey of HRD practices in India? So इसका आंसर है ऑप्शन A, which is in 1982. See, there is no trick to learn it, you just need to read it. अगर आप इसको पढ़ोगे तो automatically you will be able to give answers. Next comes our question 11th. Which of the following is or are types of labor welfare activity? Okay, what is labor welfare activity, guys? So labor welfare activity क्या होता है? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं, as you can see in the right this in the image, एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बहुत सारे लेबरर्स काम करते हैं, राइट। अब उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी कंडीशन अच्छे करने के लिए जो कंपनीज़ हैं, जो HRs हैं, दे कंडक्ट वेलफेयर एक्टिविटीज़। वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती हैं? वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो सकती है आप उनको सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी दो, उनको फूड फैसिलिटी अच्छी दो, कैफेटेरिया अच्छा दो, देन उनके बाद उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, आपकी फैक्ट्री में फ़र्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी है। दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी देयर। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो जैसे क्रच हो गया, या फिर आपके लिए जिम हो गया, या एक छोटा सा टीवी प्लेस हो गया जहाँ पे बैठ के आप अपनी पूरे मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ आप टीवी देख सकते हो। दिस इज़ अबाउट द बिग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी मैं जो बात कर रही हूँ लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज, राइट। जो कि जैसे अगर आपने मारुति सुजुकी की फैक्ट्री के बारे में सुना होगा, विच इज़ देयर इन गुड़गांव सोना रोड के पास जो है, राइट। तो ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे कारें बनती हैं, लोहे की पाइपें बन रही हैं, इन सब में काम हो रहे हैं, तो वहाँ के भी लेबरर्स के पास कुछ एक्टिविटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दैट। दिस कम्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आपको जब आप वो पढ़ोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। नाउ अब ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़। इनमें से कौन कौन से मतलब ऑप्शन जो है वो लेबर वेलफेयर एक्टिविटी के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ इंट्रामुरल, option B is extramural, option C is both A and B and none of the above. See, intramural क्या होता है? Activities which are conducted in the organization, intramural. ऑप्शन बी एक्स्ट्रामुरल का मतलब होता है एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है। प्लांट जब लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सारे जो लेबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी काम कर रहे होते हैं। देयर आर एड ऑन स्टाफ ऑल्सो, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विच इज़ बोथ ए एंड बी है, राइट। Now comes our question 12th, which says the services provided within the organization is called. अभी हमने पढ़ा जो services organization के अंदर provide होती हैं उसको क्या बोलते हैं? Option A, intramural activities, right? Now come question 13 for you guys. So the welfare activities under Factories Act 1948 are, इनमें आपको कुछ
एक्टिविटीज़ के नेम दे रखे हैं और आपको बताने कि क्या ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर आती है क्या नहीं। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, आप फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 एक बार ओपन करें, उसमें सारे मतलब एक्टिविटीज़ के नाम दे रखे हैं। आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, जस्ट थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अगर मान लो कि आप उस कंपनी में आप HR हो, आप HR हेड हो, राइट, और आप उस फैक्ट्री को संभाल रहे हो, तो आपको ऐसे देखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपकी फैक्ट्री में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वैसे देखोगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लिस्ट बहुत लंबी है, इट विल बी वेरी टफ टू ratify that. So the question says option A है washing facilities, yes that need to be there, होना चाहिए. Option B है facility for storing and drying clothes, yes that should be there. Option C is facility for sitting, definitely that need to be there. So आपका आंसर है option D, यानी all of the above. All these activities need to be there in factories. Now comes the question 14th, which of the following is not, आप इस बात पे ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन पढ़ते हुए, whether it is asking for it need to be there or it need not to be there. So as per question 14th, it says which of the following is not the welfare provision under Factories Act 1948. मतलब कौन से ऐसे provisions, मतलब activities है जो 1948 के अंदर नहीं आता है. Option A says first aid compliance. This is very very important guys. First aid हमेशा Factories Act के अंदर आता है, it is necessary. ऑप्शन बी से कैंटीन, डेफिनेटली अगर आप एक कंपनी में या फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए. हाँ, हालांकि उसका नंबर एक लिमिटेड है कि अगर इतने आपके पास मतलब लेबरर्स काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैंटीन होना चाहिए. वो नंबर मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. ऑप्शन सी इज़ शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम. डेफिनेटली अगर इतने सारे लेबरर्स काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक शेल्टर रूम होना चाहिए जहाँ पे बैठ के वो खाना खा सकें. सो आंसर इज़ ऑप्शन डी, डेफिनेटली. दिस इज़ वेरी ईजी. Next comes your question 15, which says welfare officer are to be appointed if organization is engaging dash or more employees. मतलब कितने employees होने चाहिए एक फैक्ट्री में ताकि वो फैक्ट्री ओनर वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर रखे, यानी HR रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ संभाले वो रखे. सो द आंसर इज़ 500 एट द मोमेंट. अगर 500 एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबरर्स हैं तो यानी कि वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर उन 500 बंदों के लिए मिनिमम होना चाहिए. Next comes crutch is to be provided if dash or more lady employees are engaged. Nowadays guys, फैक्ट्रीज़ हो गई या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, वहाँ पे लेडीज़ डेफिनेटली काम कर रही हैं बिकॉज नाउ वी बिलीव इन जेंडर डाइवर्सिटी, राइट. तो क्रच फैसिलिटी एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोवाइड करना क्यों मैंडेटरी है, किस केस में मैंडेटरी है, कितनी लेडीज़ होनी चाहिए एक कंपनी में कि वहाँ पे क्रच फैसिलिटी फॉर श्योर हो minimum. So the answer is option A, which is 30. यानी 30 female employees need to be there in the organization to have a crutch facility in any of the factory or any of the company. Okay. Question 17 says an adult worker can work up to dash hours in a day as per Factories Act 1948. यानी कि एक adult worker 18 years above जो adult है वो एक फैक्ट्री में कितनी देर काम कर सकता है as per Factories Act 1948. So the answer is option 9, that is 9 hours, that is option B. Now comes our question 18th. Canteen is to be provided if engaging employees are more than dash person. एक मतलब कंपनी में, एक फैक्ट्री में स्पेसिफिकली, सॉरी नो कंपनी, ओनली अबाउट फैक्ट्री वी आर स्टार्टिंग. सो एक फैक्ट्री में कितने ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयज़ होंगे तब हमें कैंटीन लगाना ज़रूरी है. सो द आंसर इज़ 150, 250, 100 or 50. No. So the answer is 250 as per the Factories Act 1948. So the number of employees that need to be there in any factory is 250, so that a canteen is must in that particular factory. Now comes our question 19th. Leave with wages, यानी कि लीव विद सैलरी, आप छुट्टी ले रहे हैं लेकिन आपको पैसे भी मिल रहे हैं, इज़ अलाउड फॉर एम्प्लॉयज़ इफ़ दे वर्क फॉर डैश डेज इन अ मंथ. थिंक फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव गाइस, अगर आप एक कंपनी में या एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो एंड आपको कितने दिन हो जाए सो दैट कि अगर आप उसके बाद छुट्टियाँ लो, एक दो छुट्टी अगर आप जैसे लेते हो, आप बीमार पड़ गए हो, फिर भी आपको उसके पैसे मिले. सो थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. सो द आंसर हेयर इज़ ऑप्शन सी, यानी 20 दिन मिनिमम आपको उस कंपनी में काम करना ही करना है, फैक्ट्री में काम करना ही करना है, ताकि अगर 20 दिन के बाद अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपको उसकी भी सैलरी मिले ही मिले, राइट. सी थिंक फ्रॉम दिस वे, इन अ मंथ हाउ मेनी डेज आर देयर, 31 और 30, राइट. उसमें से आपके कितने सैटरडेज चले गए, एटलीस्ट कितने सैटरडे और संडे चले गए, एटलीस्ट 8. तो यानी कि 30 में से 8 या 22, यानी कि जो नंबर है ये एटलीस्ट 22 के आसपास तो होना ही चाहिए, बिकॉज इतने दिन तो आप ऑफिस आओगे ही आओगे, राइट. सो इसको ऐसे देखो,
Comes the question number 20, the last question of the day. A weekly holiday in the factories for the first time was introduced in the year. Okay. एक वीकली हॉलीडे यानी हफ्ते 7 दिन में एक दिन आपकी छुट्टी होना मैंडेट हो जाए, ये कब अप्लाई हुआ था फैक्ट्रीज़ में? दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1923. एंड कैन एनीवन टेल मी लाइक इन विच फैक्ट्री इट वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? लाइक क्या मुझे कोई बता सकता है? बट वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ये 1923 में इम्प्लीमेंट होने से पहले ये चीज़ ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है. अगर आप में से किसी ने जे टाटा के बारे में पढ़ा है, तो जब उन्होंने फर्स्ट अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी, ये चीज़ उससे पहले ही इंडिया में आ चुकी है. राइट, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. एंड थैंक यू सो मच गाइज. आई होप यू लाइक्ड ऑल द क्वेश्चंस. एंड सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑल आर नेक्स्ट क्विजेस. एंड अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रह गया है, कोई एक्सप्लेनेशन अभी भी समझ नहीं आई है, तो डू कमेंट and I'll try my best to help you with that. Thank you so much. Have a nice day.